नमस्कार। आईएन टीवी के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आया हूँ आपको आज के करंट अफेयर्स से अवगत कराने के लिए। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स से। 19 जून 2026 करंट अफेयर्स। आज के क्या क्या मुख्य समाचार हैं, आज क्या क्या मुख्य रूप से हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए, आज क्या क्या मुख्य रूप से हमें ध्यान में रखना है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आज का जो पहला खबर है वो है 200 दिनों तक चांद पर टिकेगा इसरो का लैंडर। दूसरा है आरबीआई ने सरकार को 2.87 लाख करोड़ का रिकॉर्ड सरप्लस ट्रांसफर किया। पुणे में जाबिल की नई विनिर्माण इकाई का उद्घाटन हुआ। नेशनल टेस्ट हाउस में नई परीक्षण सुविधाओं का उद्घाटन हुआ। निक्सी ने मनाया अपना 23वां स्थापना दिवस। ऐतिहासिक कादियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना के संबंध में आज खबर है। और एशियाई सीनियर फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 के रिगार्डिंग भी आज खबर है। लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग एवं ध्यान महोत्सव 2026 का आयोजन हुआ, उसके रिगार्डिंग कुछ खबर है हमारे पास। सरकार ने एमएसपी पर दालों और तिलहनों की खरीद को मंजूरी दी। यूएई ने सोशल मीडिया उपयोग की न्यूनतम आयु 15 वर्ष तय की। ये आज के मुख्य समाचार हैं। इनको हम लोग आज करंट अफेयर्स के फॉर्म में डिटेल में पढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि इनसे इन इन खबरों से आज के डेट में क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं आने वाले जो परीक्षाएं हैं एसएससी में या फिर बैंकिंग में या बीपीएससी में, यूपीएससी में, स्टेट के पीसीएस एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग एक एक करके सभी खबरों को। पहली खबर जो है वो क्या है, 200 दिनों तक चांद पर टिकेगा इसरो का लैंडर। इसरो और डीएई जो दो हमारी प्रमुख संस्थाएं हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर क्या किया है, ने एक नई उन्नत हीटिंग प्रणाली विकसित की है जो चंद्र लैंडर्स के जीवन काल को मात्र 14 दिनों से बढ़ाकर 200 दिनों तक कर सकती है। पहले क्या था, पहले जो हमारी जो प्रणाली थी वो 14 दिनों तक किसी भी लैंडर को सकुशल अवस्था में चांद पर रख सकती थी, लेकिन अब उन्होंने एक ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप किया है जिससे कि 200 दिनों तक हम अपने लैंडर को चंद्रमा पर रख सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, जिससे चंद्र सतह पर मिशन की अवधि और क्षमताओं में वृद्धि होगी। यह तकनीक क्यों महत्वपूर्ण है? यह तकनीक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चंद्रमा पर रात के दौरान तापमान -173 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे गिर जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स को खतरा होता है। इन अत्यधिक ठंडे हालातों के दौरान लैंडर की कार्यक्षमता बनाए रखने और उसके परिचालन जीवन काल को बढ़ाने के लिए एक नई हीटिंग प्रणाली विकसित की गई है। चंद्रमा पे टेम्परेचर रात के समय काफ़ी कम हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली लगी हुई थी लैंडर्स में, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, उसको उसके कार्यक्षमता घट जाती है। इसीलिए एक प्रणाली डेवलप की गई है जिसकी मदद से क्या होगा कि आप 14 दिनों के जीवन काल की जगह 200 दिनों तक हम अपने लैंडर को वहां पे रख सकते हैं। ठीक है, इससे संबंधित कुछ जो मुख्य बिंदु है परीक्षा से संबंधित उसको हम लोग देख लेते हैं। ये किसने किया है, ये इसमें प्रमुख संगठन कौन है, इसरो। सहयोगी संगठन कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यानी कि डीएई। ये तकनीक क्या है, आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम यूज होगा इसमें। वर्तमान कार्यकाल कितना है, 14 दिन का था और संभावित कार्यकाल कितना बता रहे हैं, 200 दिनों का। क्या उद्देश्य है, चंद्रमा की अत्यधिक ठंडी रातों में संचालन करना, किसका, लैंडर का। चलिए हम आगे दूसरी खबर पे बढ़ते हैं। आरबीआई ने सरकार को 2.87 लाख करोड़ का रिकॉर्ड सरप्लस ट्रांसफर किया। अब ये क्या है, क्या हुआ था, आरबीआई ने इकोनॉमिक कैपिटल वेलफेयर, ये फ्रेमवर्क, ये याद रखना आपको, ईसीएफ,
इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के तहत सरकार को 2.87 लाख करोड़ की रिकॉर्ड सरप्लस हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है। इसका क्या महत्व है? इतना ज्यादा बड़ा अमाउंट ट्रांसफर करने का क्या महत्व है? महत्व यह है कि यह राशि सरकार की वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगी और अवसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक कल्याण यानी कि सोशल वेलफेयर और विकास योजना यानी कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर व्यय बढ़ाने में मदद करेगी। ठीक है, इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट परीक्षा के लिए बिंदु हैं वो क्या है? कौन सी संस्था ने ये काम किया है? आरबीआई ने यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। कितनी राशि ट्रांसफर की है? 2.87 लाख करोड़, याद रखेंगे। ढांचा कौन सा है? इससे किस ढांचे के तहत ये काम किया गया है? इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। ये ध्यान रखना, ये इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। प्राप्तकर्ता कौन है? भारत सरकार। और महत्व क्या है? सरकार को वित्तीय मजबूती प्रदान करना। सरकार को वित्तीय मजबूती प्रदान करना इसका मूल महत्व है। अब तीसरे खबर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा खबर क्या है? पुणे में जाबिल की नई विनिर्माण इकाई का उद्घाटन किया गया। क्या हुआ है? केंद्रीय मंत्री ने पुणे में जाबिल की नई विनिर्माण सुविधा और डेटा सेंटर का आधिकारिक तौर पे उद्घाटन किया। क्या महत्व है इसका? यह मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देता है, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात को बढ़ाता है और रोजगार के अनेक अवसर पैदा करता है। क्या महत्व है जाबिल में नई विनिर्माण इकाई के उद्घाटन का? मेक इन इंडिया को बल देना। जो हमारे केंद्र सरकार की योजना है मेक इन इंडिया, उसको बल देने का हमारा ये एक पहल है। ठीक है, कौन सी कंपनी है इससे संबंधित? जाबिल। कौन से स्थान पे हुआ है? पुणे। कौन सा, किसने उद्घाटन किया है? अश्विनी वैष्णव जी ने। और किस क्षेत्र पे काम होगा? इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में। और इससे लाभ क्या होगा? निर्यात में वृद्धि मिलेगी और रोजगार का सृजन होगा। ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये 4-5 पॉइंट। कौन सी कंपनी है? जाबिल। स्थान कहाँ पे? पुणे। उद्घाटनकर्ता कौन है? अश्विनी वैष्णव। क्षेत्र क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। और लाभ इससे क्या मिलने वाला है हमें? निर्यात वृद्धि एवं रोजगार का लाभ मिलने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेशनल टेस्ट हाउस में नई परीक्षण सुविधाओं का उद्घाटन किया गया। क्या हुआ है? उपभोक्ता मामले के मंत्री जो हैं हमारे, कौन है? प्रहलाद जोशी। याद रखेंगे, उपभोक्ता मामलों यानी कंज्यूमर अफेयर्स के मंत्री कौन है हमारे? प्रहलाद जोशी ने नेशनल टेस्ट हाउस यानी कि एनटीएच में अत्याधुनिक परीक्षण एवं प्रमाणीकरण सुविधाओं का उद्घाटन किया। ये एनटीएच है क्या? एनटीएच भारत की प्रमुख परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन संस्था है जो विभिन्न उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करती है। विभिन्न उत्पादों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए एक जो हमारा नेशनल फ्रेमवर्क है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एनटीएच बोलते हैं, यानी कि नेशनल टेस्ट हाउस। क्या ध्यान में रखना है हम लोगों को परीक्षा के हिसाब से? संस्था कौन सी है? एनटीएच यानी कि नेशनल टेस्ट हाउस। किस मंत्री ने उद्घाटन किया इसको? प्रहलाद जोशी ने। और क्या उद्देश्य था? प्रोडक्ट टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमें गुणवत्ता को नियंत्रण में रखना है और उपभोक्ता का संरक्षण करना है, यानी कि कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करना है और क्वालिटी को मेंटेन करना है, क्वालिटी को कंट्रोल करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। निक्सी ने मनाया 23वां स्थापना दिवस। निक्सी क्या है? सबसे पहले ये समझते हैं। निक्सी है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। क्या नाम है निक्सी का? नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसने 19 जून 2026 को यानी आज के दिन ही इसने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया है। 23वां स्थापना दिवस मनाया है। ये निक्सी क्या करता है? जितने भी वेब डोमेन वेबसाइट्स .in से डोमेन से रजिस्टर होते हैं उन सभी को की रजिस्ट्री एवं संचालन का काम करता है निक्सी। ठीक है, निक्सी भारत में इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि अवसंरचना को मजबूत करने वाली संस्था है तथा .in डोमेन रजिस्ट्री का संचालन करती है। ठीक है, इससे क्या क्या याद रख सकते हैं हम लोग? सबसे पहली चीज, पूरा नाम क्या है निक्सी का? NIXI यानी कि नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। कौन सा कितना साल हो गया इसका? 23वां स्थापना दिवस अभी आज के दिन ये मना रहा है। कौन से कार्य क्षेत्र में कार्य करता है? .in डोमेन की रजिस्ट्री का
प्रबंधन करता है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? भारत की इंटरनेट अवसंरचना को मजबूत करना। और क्षेत्र किस क्षेत्र में काम करता है ये? डिजिटल एवं इंटरनेट सेवाएं। ये ध्यान रखिएगा, निक्सी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद की खबर पे आते हैं हम लोग। इसके बाद की खबर कौन सी है? ऐतिहासिक कादियान व्यास रेलवे लाइन परियोजना से संबंधित है। ये लगभग 100 वर्ष पुरानी परियोजना है, जिसको कि फिर से हरी झंडी दिखाई गई है। क्या हुआ है? रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने पंजाब की ऐतिहासिक कादियान व्यास रेलवे लाइन परियोजना को पुनर्जीवित करने और इसके लिए बजट आवंटन की घोषणा की है। इसका क्या उद्देश्य है? क्षेत्रीय संपर्क और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, क्या परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? परियोजना का नाम क्या है? परियोजना का नाम है कादियान व्यास रेलवे लाइन। इसको क्यों ऐतिहासिक बोलते हैं? इसको ऐतिहासिक इसलिए बोलते हैं कि लगभग 100 वर्ष पुरानी परियोजना है, जो कि पहले ठंडे बस्ते में डाल दी गई थी, लेकिन इसको पुनर्जीवित किया जा रहा है। ठीक है, कौन से राज्य से संबंधित है? ये पंजाब से संबंधित है। और घोषणा किन्होंने की है? रेल राज्य मंत्री ने की है, जिनका नाम है रवनीत सिंह बिट्टू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट खबर की तरफ। अगली खबर कौन सी है? एशियाई सीनियर फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 से संबंधित खबर है। इसमें क्या हुआ था? युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाली आगामी 2026 एशियाई सीनियर फेंसिंग चैंपियनशिप के लिए व्यवस्थाओं और तैयारियों का निरीक्षण किया और सुनिश्चित किया कि एक सफल आयोजन के लिए सभी रसद और सुविधाएं मौजूद हों। यानी कि एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि सफल आयोजन के लिए उन्होंने रक्षा, युवा मामले और खेल राज्य मंत्री जो हैं हमारे रक्षा खड़से जी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक निरीक्षण किया ताकि ये जो एशियाई सीनियर फेंसिंग चैंपियनशिप होने वाली है भारत मंडपम में, ये अच्छे तरीके से आयोजित हो सके। अब फेंसिंग क्या है? ये खेल थोड़ा सा अलग है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये फेंसिंग एक तरह का खेल होता है जो ओलंपिक्स में भी इंक्लूडेड है, यानी कि ओलंपिक्स में भी खेला जाता है। और ये कुछ कुछ तलवारबाजी की तरह खेल होता है। फेंसिंग एक ओलंपिक खेल है जिसमें खिलाड़ी तलवार जैसे उपकरण से प्रतिस्पर्धा करते हैं। ये ध्यान रखेंगे हम लोग। अब परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख लें क्या महत्वपूर्ण है। परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु क्या है? प्रतियोगिता का नाम क्या है? एशियन सीनियर फेंसिंग चैंपियनशिप। एशियन सीनियर फेंसिंग चैंपियनशिप। ठीक है, आयोजन स्थल कहाँ है? आयोजन किया जा रहा है भारत मंडपम में। ठीक है, कहाँ पे? भारत मंडपम कहाँ है? स्थान किस जगह पे? नई दिल्ली में। और समीक्षा करने वाली मंत्री कौन सी थी? युवा एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से जी। और खेल कौन सा है? फेंसिंग। खेल कौन सा है? फेंसिंग। चलिए अगली खबर की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग एवं ध्यान महोत्सव का आयोजन किया गया 2026 का। इसके तहत क्या किया गया? लद्दाख में 15 से 21 जून 2026 तक इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ योगा एंड मेडिटेशन आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे किया जा रहा है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि 2021 में क्या हुआ था? 2014 में, माफ कीजिएगा, 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। और उसी के उपलक्ष्य में ये 15 से 21 जून 2026 तक इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ योगा एंड मेडिटेशन का आयोजन किया जा रहा है लद्दाख में। ठीक है, इसमें विशेष क्या है? इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ लिख भी दिया है मैंने। यूएन ने वर्ष 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। इसमें विशेष क्या है? एक सोवा रिगपा है, एक सोवा रिगपा इससे संबंधित टर्म है जो कि लेह से संबंधित है, उसको आप समझेंगे। ये एक क्या है? ये एक चिकित्सा प्रणाली है। ठीक है, इसको देखते हैं। सोवा रिगपा हिमालयी क्षेत्रों में प्रचलित पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है, जिसे तिब्बती चिकित्सा प्रणाली भी कहा जाता है। यानी कि ध्यान रखेंगे, एक तिब्बती चिकित्सा प्रणाली का दूसरा नाम जो है वो है सोवा रिगपा। ये चूंकि इसी लेह अंतर्राष्ट्रीय योग एवं ध्यान महोत्सव से संबंधित है, इसीलिए इसका जिक्र मैंने यहाँ पर कर दिया, आप जरूर ध्यान रखेंगे। आयोजन क्या है? इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ योगा एंड मेडिटेशन 2026। अवधि कब से कब है? 15 से 21 जून 2026। प्रमुख स्थान कौन से हैं? लेह, सियाचिन बेस कैंप, पेंगोंग झील। ये 3 जगहों पे होगा। लेह सियाचिन के बेस कैंप पे होगा और पेंगोंग झील जो प्रमुख
पर्यटन स्थल है वहां पे होगा। योग दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। प्रथम योग दिवस 2015 में मनाया गया था। 14 में घोषणा की गई थी, 15 से पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। कौन से मंत्रालय से संबंधित है ये महोत्सव? आयुष मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले खबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सरकार ने एमएसपी पर दाल और तिलहनों की खरीद को दी मंजूरी। क्या हुआ है? केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने प्राइस सपोर्ट स्कीम यानी कि पीएसएस के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी जो होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पर दालों और तिलहनों की खरीद को भी मंजूरी दे दी है। ठीक है, पहले खाद्यान्नों पे था, लेकिन अब तिलहनों और दालों पे भी ये फैसिलिटी उपलब्ध रहेगी, ये योजना लागू होगी। किन राज्यों को लाभ मिलेगा? उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और तमिलनाडु को इस योजना के तहत खरीद की स्वीकृति दी गई है। सभी राज्यों को अभी नहीं मिली है। ये उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और तमिलनाडु को इस योजना के तहत खरीद की अनुमति मिली है। प्राइस सपोर्ट सिस्टम क्या है? जब बाजार मूल्य एमएसपी से नीचे चला जाता है, तब सरकार किसानों से फसल खरीदकर उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करती है। यानी कि जब मार्केट के फ्लक्चुएशंस का असर किसानों पर की आय पर ना पड़े, इसीलिए पीएसएस सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कौन सी योजना है ये? योजना है प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत है। आधार कौन सा है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। स्वीकृत राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और तमिलनाडु में अभी यह लागू होगा। प्रमुख फसलें जो इसके तहत आएंगी वो कौन है? मूंग, उड़द और मूंगफली। इसमें ध्यान रखेंगे हम लोग कि मूंग और उड़द जो है वो दलहन है, ठीक है, यानी कि दालें हैं, और मूंगफली जो है इसको तिलहन माना गया है, यानी कि ऐसा उपज जिससे कि हम लोग तेल निकाल सकते हैं। अगले खबर की तरफ हम लोग चलते हैं। यूएई ने सोशल मीडिया उपयोग की न्यूनतम आयु 15 वर्ष तय की। ये एक अंतर्राष्ट्रीय खबर है जो कि हमारे काम का है, इसको हमें ध्यान रखना है। संयुक्त अरब अमीरात की कैबिनेट ने 18 जून 2026 को सोशल मीडिया उपयोग के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित करने वाला प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। यानी कि यूएई में अब क्या होगा कि 15 वर्ष से कम के बच्चे सोशल मीडिया यूज नहीं कर पाएंगे। क्या नए नियम में क्या है? 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना सकेंगे, और सोशल मीडिया कंपनियों को भी यह हिदायत दी गई है कि वो मजबूत आयु सत्यापन प्रणाली अपनानी होगी उनको। ठीक है, क्या उद्देश्य है? बच्चों को की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनकी गोपनीयता की रक्षा करना, ये जरूरी है, ये जरूरी है। ठीक है, चलिए थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। परीक्षा के लिए इसमें कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं? पहली चीज है कि कौन से देश ने ये व्यवस्था लागू की है न्यूनतम आयु सोशल मीडिया के लिए? ये है यूएई। कितनी न्यूनतम आयु इन्होंने तय की है? 15 वर्ष। कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे लागू होगा? फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब पे यह लागू होगा। सत्यापन क्या होगा? डिजिटल आइडेंटिटी और एआई आधारित तकनीक के आधार पे सत्यापन करना पड़ेगा। कार्यान्वयन समय सीमा कब दी गई है? जून 2027 तक ये सारी व्यवस्था इन प्लेटफॉर्म्स को लगा देनी करनी होगी। विशेषता क्या है? ऐसा नियम लागू करने वाला पहला अरब देश बन गया है यूएई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही था दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आगे आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त होती रहे इसके लिए आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल हम लोग फिर एक नए करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।